तो जैसे बैंक का काम होता है, इसी तरीके से डिपॉजिटरी का भी एक सिस्टम यही होता है कि जो शेयर्स होते हैं, यहाँ पर तो मनी की बात की जाती है, यहाँ पर आप क्या करते हो, आप शेयर्स को फिजिकली ना रखकर आप डिजिटली क्या करते हो, रखते हो। अगर कोई सेलर आता है उसको सेल कर देते हो, अगर कोई बायर आता है तो उसको बेच देते हो। समझ रहे हो। तो डिस करते हैं, सब अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो फाइनली आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डिपॉजिटरी सिस्टम। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन दे कि एक्चुअली डिपॉजिटरी सिस्टम होता क्या है, ये कब यूज़ किया जाता है, ये क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए यहाँ पर ये है इंडियन कंपनी, ध्यान से सुनना, ये मोस्ट ऑफ कब यूज़ किया जाता है। डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब ये होता है जब इंडिया की जो कंपनी है ना, उनको अपनी डोमेस्टिक लेवल पे जो इन्वेस्टर्स है वहाँ से उन्होंने सब जगह से उन्होंने क्या कर लिया, पैसे को रेज कर लिया, ठीक है। बट कंपनी को अभी भी इतना सफिशिएंट अमाउंट में पैसा नहीं मिला जिससे कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को, जिससे कि अपनी वो नीड्स को कंप्लीट कर सके। सो ये इन्होंने देखा कि हाँ, इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से तो मैंने पैसा रेज कर लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं पैसा फॉरेन से क्या करूँ, रेज करूँ, ठीक है। फॉरेन से कहीं से भी रेज कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि आप अमेरिका से कर रहे हैं, ठीक है, यूएसए से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो यूएसए के जो इन्वेस्टर्स है, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पर वो भी रेडी है कि हाँ जी हम भी इन्वेस्ट करेंगे आपकी इंडियन कंपनी में। तो क्या ये डायरेक्ट इंडियन जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, एबीसी लिमिटेड, क्या ये डायरेक्ट यहाँ पर कांटेक्ट कर सकती है इन्वेस्टर्स के साथ? नहीं ना। इस प्रोसेस को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमारे पास जो शेयर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे भी हमने शेयर इशू किए, शेयर इशू करने के बदले इन्होंने हमें पैसे दिए, राइट, मनी दी। इसी तरीके से इनको शेयर इशू करवाने के लिए आपको सबसे पहले जो शेयर्स आप इशू करना चाहते हैं वो होल्ड करवाने पड़ेंगे आपको एक फर्म के अंदर, राइट, जिसे हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक कस्टोडियन, डोमेस्टिक कस्टोडियन कहेंगे। रीजन क्यों है? अब देखो, आप डायरेक्ट तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट फॉरेन के, अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं, यूएसए के जो इन्वेस्टर्स हैं, वहां पे डायरेक्ट तो कांटेक्ट नहीं कर सकते। सो इंडिया के अंदर क्या करना पड़ेगा, आप जो भी इंडियन कंपनीज हैं उनको जो भी ये शेयर इशू करने हैं वो शेयर सबसे पहले आपको होल्ड करवाने पड़ेंगे, इसके रखवाने पड़ेंगे डोमेस्टिक कस्टोडियन के अंदर। क्यों रखवाने पड़ेंगे? क्योंकि इनका जो लिंक होता है ना, वो फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक के साथ इनका लिंक होता है। ऐसा क्या? डिपॉजिटरी एक ऐसा प्लेस है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि बैंक, नॉर्मल जो बैंक होता है, ठीक है, वो उसके पास क्या फैसिलिटी होती है कि आपसे वो बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे सेविंग एक्सेप्ट भी करते हैं और आपको लोन भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। सेम इसी तरीके से शेयर्स को एक्सेप्ट करना, शेयर को सेल करना, बाइंग करने के लिए एक स्पेशल प्लेस बनाया गया है जिसको हम ये बोलते हैं, डिपॉजिटरी बोलते हैं। अब जो इनकी इंफॉर्मेशन थी, शेयर्स है इनके पास, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने आगे सप्लाई करी। क्या? कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, इन्होंने ये एक्नॉलेजमेंट दी कि जो शेयर मेरे पास होल्ड है वो आप अपनी कंट्रीज के अंदर डील कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो इंफॉर्मेशन है, जितने भी इन्वेस्टर्स, अब ये देखो जहां पर ये फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक है, वो ये इंफॉर्मेशन कैसे इशू करेगा? अब आप इस, जैसे कि इंडिया के अंदर नॉर्मल कंपनी के नाम से शेयर इशू करते हैं, अब जब किसी अदर कंट्रीज में आप पैसे को अरेंज करना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ द शेयर्स, सो वहां पर ये क्या करना पड़ेगा? मैंने अमेरिका का एग्जांपल लिया है, सो इनको ADR इशू करना पड़ेगा। अब ये जो भी एक्नॉलेजमेंट होती है इसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी, कि जो भी आपके पास जो शेयर्स होल्ड हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन डे बाय डे आप आगे प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे ही यहाँ पर ADR आया, ठीक है, ये एक सोर्स है बेटे, जैसे कि GDR होता है, ADR होता है, ठीक है, IDR होता है, ठीक है, ECB होता है, ठीक है। ये सभी तरीके हैं कि जब हम फॉरेन कंट्री से या फॉरेन कंट्री इंडिया से पैसा जब रेज करती है तो वो डायरेक्ट अपने नाम से शेयर इशू नहीं कर सकती, उनको इन तरीकों से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों सोर्स आपके शेयर्स के हैं, ठीक है, ये आपके डेट के हैं, बोरोइंग्स जिसे हम कहेंगे,
ठीक है। जब मैं किसी इंडियन कंपनी जब अमेरिका से शेयर्स को इशू करवाती है, शेयर वहां से पैसा रेज करती है, ठीक है, तब उनको क्या करना पड़ता है, एडीआर इशू करना पड़ता है। अपने शेयर्स को वहां पर क्या करना पड़ेगा, फॉरेन कंट्री की डिपॉजिटरी बैंक्स के अंदर वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। कैसे पहुंचेगा, डोमेस्टिक कस्टोडियन की मदद से। अच्छा, जैसे ही ये फॉरेन कंट्रीज के डिपॉजिटरी बैंक के अंदर आएंगे, यहां से वो आगे क्या कर दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा। अब इनके पास तो है भाई डॉलर, यूएसए के अंदर डॉलर ही है। यहाँ पे यही फायदा है कि ये जो एडीआर होगा ना, इन पर्सन को, जैसे कि हम नॉर्मली इंडिया के अंदर अपने शेयर्स को परचेज करते हैं, सेम एज इट इज उनको ये शेयर नॉर्मल अपने फॉरेन जिस भी अमेरिका की जो कंट्री है वहां पे जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है, उनको वैसे ही शेयर्स लगेंगे ये, ठीक है। वो इन मनी को यहाँ ट्रांसफर करेंगे और इसके बदले में वो क्या लेंगे, एडीआर, जिसकी ये सर्टिफिकेट है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ले लेंगे। और यहाँ से ये जो पैसा है, यहाँ इनके पास आया फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक के पास, ये डायरेक्ट आपकी इस कंपनी के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये हो गया तरीका पैसे को अरेंज करना फॉरेन कंट्री से। क्या ये आपको समझ में आया? देखो, डायरेक्ट इंडियन कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास नहीं पहुंच सकती, तो उसे एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी कि जो ये शेयर इशू करना चाहते हैं, जिनके थ्रू वो पैसा रेज करना चाह रही है, उनको वो पैसा पहले डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास क्या रखना पड़ेगा, होल्ड करवाना पड़ेगा। जब ये डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास होल्ड हो जाएंगी, ये अपने आप इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर कंट्री के अंदर दे देगी जहां भी आपको ट्रेड करना है। आपको अमेरिका में ट्रेड करना है, तो क्या किया मैंने, फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक जो कि अमेरिका के अंदर है, वहां पे इसकी एक्नॉलेजमेंट दी, वहां पे इसकी इंफॉर्मेशन दी, अपडेट किया उनको कि हाँ मेरे पास इस कंपनी के, इंडिया कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इसके शेयर्स मेरे पास हैं। तो ये जो फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक है, ये क्या इशू करने वाला है, फिर एडीआर के बेस पे ये शेयर इशू करेगा इंडियन कंपनीज के, ठीक है। अच्छा, वहां से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, ठीक है, वो इस शेयर्स को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बदले में वो पैसे उस फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक के पास जाएंगे। फिर डायरेक्ट यही पैसे क्या होने वाले हैं, इनके पास, इंडियन कंपनी के पास डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। हो गया फाइनेंस का अरेंजमेंट। ये एक डिपॉजिटरी सिस्टम है। डिपॉजिटरी सिस्टम में क्या होता है कि आप पैसे को, एक प्लेस है जहां पर आप क्या करते हो, शेयर्स को डिजिटली क्या करते हो, रखते हो। अगर कोई बायर आता है, अगर कोई सेलर आता है, उनके साथ डीमेट अकाउंट से क्या करती हो, डीलिंग करती हो। क्या आपको ये लाइन समझ में आई? क्या ये समझ में आ रहा है? तो जैसे बैंक का काम होता है, इसी तरीके से डिपॉजिटरी का भी एक सिस्टम यही होता है कि जो शेयर्स होते हैं, यहाँ पर तो मनी की बात की जाती है, यहाँ पर आप क्या करते हो, आप शेयर्स को फिजिकली ना रखकर आप डिजिटली क्या करते हो, रखते हो। अगर कोई सेलर आता है उसको सेल कर देते हो, अगर कोई बायर आता है तो उसको बेच देते हो। द सिक्योरिटी सच एज द स्टॉक एंड द बॉन्ड्स, ठीक है। दिस सिस्टम अलाउ फॉर द efficient and the safe transfer, settlement, custody of this security without the need of the physical certificate। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होता है, डिजिटली होता है, फिजिकली कुछ नहीं होता। समझ पे आ रहा है? अब यहाँ पर देखो कि इंडियन कंपनी थी, उसको अपने शेयर्स क्या करने पड़ेंगे, आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे डोमेस्टिक कस्टोडियन के पास, ठीक है। और इसकी नॉलेज आपको क्या करनी पड़ेगी, ओवरसीज जो डिपॉजिटरी बैंक है, यूएसए के अंदर है, वो क्या करनी पड़ेगी, उसको ये नॉलेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे पास ये शेयर है इस फलाना कंपनी के, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन ये कहाँ जाएगी, अब इसके पास जो शेयर्स हैं वो किस रूप में जाएंगे, एडीआर के तौर में जाएंगे। और ये जो इन्वेस्टर्स है यूएसए के, वो इसको सब्सक्राइब करेंगे और उसके बदले में इनके पास क्या जाएगा, डॉलर जाएगा, ठीक है। और ये डॉलर फिर डायरेक्ट आपकी इंडियन कंपनी के पास चली जाएगी, ठीक है, ठीक है। ये तरीका होता है कि हम फॉरेन से, ओवरसीज से फंड को रेज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो डिपॉजिटरी कैसे वर्क करती है। अब देखो, जो मैंने आपको बताया है ना, इन्हीं को मैंने लिखा हुआ है कि एग्जाम के अंदर देखो ये समझ तो आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए कि डिपॉजिटरी क्या है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट होल्ड द सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक। एक डिपॉजिटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स की ऐसी एक संस्था है, जैसे बैंक होता है, सेम एज इट इज यही होते हैं। बस ये बात की जाती है सिक्योरिटी के बारे में, ये बात करते हैं शेयर्स एंड बॉन्ड के बारे में। यहाँ पर शेयर्स एंड बॉन्ड की डीलिंग होती है, जैसे बैंक में कैश देना, लोन देना, इनकी डीलिंग होती है, यहाँ पर सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली आप वो क्या करते हैं, उनको होल्ड करता है,
ठीक है, एंड फैसिलिटेट करता है अपने उनको ट्रांसफर करने में, सेटलमेंट करने में। जैसे कि इंडिया के अंदर सबसे पहले NSDL आया था, ठीक है, उसके बाद 1999 के अंदर CDSL आया था। यहाँ पर क्या होती है, डीलिंग होती है, ठीक है। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं मैंने आपको बता दिया, बैंक होते हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक एजेंट की तरह क्या करते हैं, एक डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में क्या करते हैं, लिंक बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दोनों के दोनों क्या है, एजेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पैसे शेयर्स को क्या किया गया, होल्ड किया गया। अब यहाँ पर ये क्या है, एजेंट है, ठीक है, जिसकी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को मिली थी। अब ये इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, तो कहीं ना कहीं ये पार्टिसिपेंट्स हैं। इन्वेस्टर्स को क्या करना पड़ेगा, अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना। जब भी आप शेयर्स के अंदर डीलिंग करते हैं, जैसे कि आपको अपने बैंक अकाउंट को ओपन करवाना पड़ता है, सेविंग अकाउंट है, किसी भी चीज़ के लिए अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, सेम एज तरीके से अगर आपको शेयर्स के अंदर डील करना है तो डीमेट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, ठीक है। सेम एज इट इज डॉक्यूमेंट की प्रोसेस में रहती है, जैसे हमारा बैंक अकाउंट में रहता है, ठीक है। डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो है ना अकाउंट, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म होता है। आप फोन से, आपने देखा होगा कि एंजल ब्रोकिंग की भी आपको आपने ऐड देखी होगी, ठीक है, अप स्टॉक की ऐड देखी होगी, काफी सारी स्टॉक मार्केट की ऐड देखी होगी। सो वहां पर आपको स्पेशली ऐसे कोई, जैसे कि अपनी बैंक कॉपी होती है ना, वैसे कॉपी नहीं होती। हाँ, डिजिटली आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपके आपने कितने शेयर्स को लिया है, कितने शेयर्स को बेचा है, इन सभी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर हेल्ड किए जाते हैं सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक वे से, सिमिलर जैसे कि हम बैंक अकाउंट में हम मनी को रखते हैं, यहाँ पे शेयर्स को रखा जाता है, सिक्योरिटीज को रखा जाता है। इट एलिमिनेट, देखो यहाँ पे काफी सारी चीजों को मतलब सिंपल कर दिया। अब बैंक में अगर आपकी नेटवर्क इशू है, ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि जैसे कि आपको अपनी पासबुक कंप्लीट करवानी पड़ती है, नेटवर्क इशू को नहीं, पासबुक कंप्लीट करवानी पड़ती है, आपको स्पेशल बैंक में जाना पड़ेगा। जो आपकी जो मशीन है उसके अंदर आपको अपनी बुक देनी पड़ेगी, इसके आपको फिजिकली जाना पड़े। बट यहाँ पे किसी भी तरह का फिजिकली नहीं है, ना ही फिजिकली सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। यहाँ पर जो, अब देखो फोन आपके पास है, आपको पासवर्ड आपके पता होगा, तो आप ही ऑपरेट करते हो ना, तो यहाँ पे जो रिस्क होता है ना थेफ्ट का, लॉस्ट का, इन सभी चीज़ों को आपसे आप बच सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉनिक की सभी चीज़ें परफॉर्म की जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। आप अगर सेल करना चाहते हो तो सेल कर सकते हो, अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, शेयर्स को अपने मोबाइल फोन से जल्दी से ऑपरेट कर सकते हो, दैट्स इट। तो इसीलिए ज़्यादा फास्टर है, ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा एक्यूरेट भी कहेंगे अभी इसको, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ आपके ट्रेडिशनल फिजिकल मैन, पहले भी डीलिंग होती थी, जैसे कि आपको पता है 1991 के अंदर जो हर्षित मेहता वाली अगर आपने मूवी देखी हो, तो उसके अंदर ऐसे शेयर्स ना ऐसे फिजिकली होते थे कि एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता था, उसके ऊपर पर्टिकुलर मेंशन होता था कि कितने शेयर है, कितने प्राइस का, कितनी क्वांटिटी मिली, इन सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होती थी। बट आज के टाइम में सब चीज़ें डिजिटल हो गई है, ठीक है। इसे बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके अंदर डीलिंग करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं काइंड ऑफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया एडीआर का, इसी तरीके से ध्यान से सुनना, अगर इंडियन कंपनी है उसको पैसा रेज करने स्पेसिफिक कंट्री से, जिसका मैंने नाम लिया अमेरिका, यूएसए से उसे अरेंज करने। सो जो आपकी जो फॉरेन ओवरसीज, ये जो फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक है, उसकी मदद से आप क्या यूज कर सकते हैं, एडीआर यूज कर सकते हैं अपने शेयर्स को अपने फॉरेन कंट्रीज के मींस कि अमेरिका के अंदर इशू करने के लिए। तो आपके पास जो डॉलर है वो क्या रहने वाले हैं, आपकी कंपनी में पैसे आ जाएंगे डॉलर के रूप में, ठीक है। बट इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया गया है, एडीआर यूज किया गया। अगर आपकी इंडियन कंपनी है, आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के साथ, किसी स्पेसिफिक कंट्री के साथ डीलिंग ना करके आप ग्लोबली लेवल पे करना चाहते हैं, ग्लोबल लेवल पे करना चाहते हैं, सो आप जीडीआर का यूज करेंगे। सेम तरीका यही है कि इंडियन के जो शेयर्स है ना वो जीडीआर में इशू जाएंगे, और जिस भी कंट्री के साथ, मान लीजिए डिफरेंट कंट्रीज है, उन सबके थ्रू आप उन सभी कंट्री से क्या करना चाहते हैं, पैसे को रेज करना चाहते हो, सो वहाँ के जो इन्वेस्टर्स होंगे वो जीडीआर को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ के इन्वेस्टर से जो भी करेंसी होगी इनकी, आपकी इंडियन कंपनी के पास आ जाएगी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं कि इन केस भाई इंडिया के कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है, इसी तरह से कि जो फॉरेन कंट्रीज होती है, फॉरेन के अंदर जो कंपनीज होती है, उनको भी तो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सो वो इंडिया के साथ डील डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, डिपॉजिटरी जो हमारी डोमेस्टिक कस्टोडियन है उनके लिए, हमारी जो डोमेस्टिक कस्टोडियन है उनके लिए वो फॉरेन होगी, क्योंकि एक देश के लिए दूसरा देश क्या होता है, फॉरेन ही तो होता है। तो वो भी क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर अब इंडियन करेंसी को लेना चाहते हैं वो,
तो उनको क्या करना पड़ेगा, IDR को हमारे स्टॉक मार्केट में हम इशू करेंगे। जो हमारे इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन फॉरेन कंट्रीज के शेयर्स के अंदर पैसा लगाएंगे, तो उसे हम कहेंगे IDR के थ्रू, ठीक है, फॉरेन कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या कर सकती है, पैसे को रेज कर सकती है, और इनके पास हमारे पास क्या चली जाएगी, इंडियन करेंसी चली जाएगी, जो कि हम कहेंगे रुपीज है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इसी तरह से कमर्शियल बोरोइंग्स है, उसको अगर आपको इंडिया को किसी भी फॉरेन कंट्री से बोरोइंग्स लेने, देखो यहाँ पे तो स्टॉक्स की डीलिंग हो रही थी, शेयर्स की डीलिंग हो रही थी, ठीक है, बट अगर मैं कहूँ कि मुझे डेट लेना है, बॉन्ड लेना है, तो कहीं ना कहीं उनको लोन ट्रीट किया जाता है ना। ये हमने चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कस किया था कि जो ये बॉन्ड होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इनको हम लोन ट्रीट करते हैं, राइट। जब भी कोई कंपनी क्या करती है, पैसा एज अ लोन इन सोर्सेज से लेती है, डिबेंचर से, बॉन्ड से, सो इनको कंपनी क्या करती है कि हमने उससे लोन लिया है, ठीक है। सो जब भी कभी इंडियन कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट है फॉरेन कंट्री से, सो वो ECB को यूज करती है और वहाँ उस कंट्री का, पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी हमारे पास आ जाती है। ये चारों के चारों सोर्सेज है जो कि हम अब इनको सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको ये जो पिक्चर है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर फॉरेन कंट्री को यहाँ पे पैसे की जरूरत है तो यहाँ पे इंडिया को हटा के फॉरेन लगा देना, ठीक है। वो अपनी डोमेस्टिक कस्टोडियन के अंदर अपनी, सबकी अपनी अपनी होती है डोमेस्टिक, ठीक है। कभी सोचो कि इंडिया की होती है, नहीं, सबकी अपनी अपनी होती है। वो वहाँ पे अपने शेयर को होल्ड करेंगे, फिर वो इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। और वो जो शेयर आप दिखा रहे हैं ना, कि मैं कह रही हूँ कि ADR है, GDR है, ये नॉर्मल शेयर की तरह लगते हैं। जैसे कि हम इंडिया के अंदर निफ्टी 50 हो गया, ठीक है, किसी भी कंपनीज के शेयर्स की बात की जा रही है, तो वो हमें वैसे ही लगेंगे जैसे उस पर्टिकुलर कंट्री के शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको एक प्रॉपर नाम दिया गया है कि अमेरिका से रेज करे तो ADR, ग्लोबल लेवल पर करे तो GDR, अगर इंडिया से कोई रेज करे तो IDR, ठीक है, अगर कोई बोरोइंग्स कर रहा है तो ECB, ठीक है। चलो वन बाय वन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, ADR द वे ऑफ फॉर द इंडियन कंपनीज जो है गेट करेगी देयर शेयर्स ट्रेडेड ऑन द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया की जो कंपनी है अपने शेयर्स को कहाँ पे ट्रेड करने की बात कर रही है, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। सो USA के जो इन्वेस्टर्स है, जो भी पर्सन इन्वेस्टर्स है, वो बाय करेंगे शेयर्स को इस कंपनी के विदाउट डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रेडिंग डायरेक्टली ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। वो डायरेक्ट तो हम डील नहीं कर सकते कि यहाँ से हमें डायरेक्ट पैसा लगाना है, ठीक है, ये डायरेक्ट तो हमारे पास नहीं आ सकते फॉरेन इन्वेस्टर्स, बट हाँ बीच में इंटरमीडिएटरीज की मदद से हम सिंपली इस पूरी कॉम्प्लेक्स डाटा को, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को ईजियर कर सकते हैं। कैसे काम करता है, यहाँ पर इशुएंस होते हैं, मीन्स की जो कंपनी इशू करती है। अब मैंने कहा कि इंडिया को पैसा चाहिए अमेरिका के फॉर्म में, अमेरिका की करेंसी के फॉर्म में, ठीक है, तो उन्होंने ADR इशू किया। तो शेयर इशू करने वाली कंपनी कौन है, इंडियन कंपनी। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने शेयर को वो लिस्ट करे USA स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। अच्छा, USA स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करने के लिए तो आपको एक डिपॉजिटरी बैंक की मदद से जाना पड़ेगा, राइट। तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ इट शेयर विद अ USA बैंक नोन एज अ डिपॉजिटरी बैंक, आपको वहां पे अपने शेयर्स को रखवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे USA की जो ओवरसीज बैंकिंग है, ठीक है, ओवरसीज जो डिपॉजिटरी बैंकिंग है, वो ADR क्या करने वाले, क्रिएट करने वाले। ADR क्यों किया, क्योंकि हम अमेरिका के थ्रू अमेरिका की करेंसी को रेज करना चाह रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, ठीक है, पैसे को अरेंज करना चाह रहे हैं। तो डिपॉजिटरी बैंक इशू द ADR जो कि रिप्रेजेंट करेगी इंडिया के शेयर को, है तो इंडिया के शेयर बट नाम चेंज कर दे कि हाँ वहां के लोगों को ये लगे कि हाँ ये हमारा ही शेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाएगी, लोग इनके शेयर्स को क्या करने वाले हैं, परचेज करने वाले हैं, ठीक है। इन्वेस्टर है जो USA के, उनको बाय करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, वो भी डॉलर के फॉर्म में, जो भी करेंसी है वहां की वहीं के फॉर्म में क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। देन फाइनली जो भी, अब देखो किसी ने इंडिया की कंपनी के जो शेयर है जो कि ADR के फॉर्म में उस पर्टिकुलर कंट्री में इशू हो रहे हैं, सो कंट्री जो इंडिया की है ना, उनकी जो पर्टिकुलर कुछ एक कंपनी का जो भी हिस्सा है उनके ऊपर उनका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, उनको शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, ये सभी चीजें होती है, राइट मिल जाता है, और इंडिया की कंपनी को उनके पैसे को यूज करने का प्रॉपर राइट मिल जाता है। तो यही तो है, जैसे कि इन्फोसिस है, इंडिया की लार्ज IT कंपनी है, वो ADR ट्रेड कर रही है न्यू रॉक स्टॉक एक्सचेंज, समझ में आ रहा है। तो वहां की करेंसी इंडिया के पास आ रही है और यहाँ के लोगों को इन्फोसिस कंपनी की राइट मिल रहा है कि हाँ इनके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, यही बात अगर मैं बात करूं, सिमिलर है ADR की तरह, बट बात आ जाती है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर हम मल्टीपल फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, नॉट द लिमिटेड टू द USA तक नहीं है, ठीक है, US के लिए नहीं है, बट हाँ
डिफरेंट कंट्रीज के पास हम जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा किसको चाहिए, इंडिया को चाहिए। इंडिया ने शेयर्स को इशू किया, तो यहाँ पे इश्यूएंस कौन हुआ, इंडियन कंपनी हुआ, जिन्होंने कैपिटल को रेज करना अब्रॉड से रेज करने के लिए सोचा है, ठीक है। डिपॉजिटरी बैंक की बात की जाए तो ऑब्वियस ही बात है, जो ग्लोबल लेवल की बात की जाए तो वहाँ पे यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर क्या की जाती है, उस इंडिया की जो करेंसी है वहाँ पर मान लीजिए इंडिया ने काफ़ी सारी कंट्रीज के अंदर अपने शेयर्स को लिस्ट करवा लिया, उनके सभी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया, तो वहाँ की कंट्री के जो इन्वेस्टर्स हैं इन शेयर्स को पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पर्टिकुलर कंट्री के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहीं से क्या करने वाले, बाय करने वाले, और यहाँ से पैसा हमारे पास इंडिया के पास आता रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम जो डिपॉजिटरी बैंक है वो क्या इशू करेंगे, जीडीआर इशू करेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इंडिया के शेयर्स को, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग होने वाली है, ट्रेडिंग के अंदर क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग होगी, ठीक है। इसी तरह से राइट एंड डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल है, जो कि इंडिया के अंदर वो चाह रहा है कि पैसे को रेज करना, ठीक है। इसने सोचा कि मैं ग्लोबल लेवल पे अपने पैसे को अरेंज करूं, तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर्टिकुलर डिफरेंट कंट्रीज के अंदर होगा, ठीक है। लग्जमबर्ग ब्रोंक्स यहाँ पे स्पेशल स्टॉक एक्सचेंज है, तो इन्होंने यहाँ पे से पैसा अरेंज किया। क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसी तरह से ईसीबी को समझाने से पहले मैं आईडीआर की बात करती हूँ। आईडीआर क्या होता है कि जब इंडिया कंट्री से, जो हमारी भारत है, यहाँ से अगर किसी को पैसा रेज करना है, जरूरी थोड़ी ना सभी हर जगह भारत ही पैसा रेज करे, नहीं ना, फॉरेन कंट्री को भी तो पैसे की जरूरत होती है ना। वो चाहती है कि इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करें। सो वो डायरेक्ट तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सो यहाँ पे भी इसको क्या करना पड़ेगा, जो आईडीआर होता है ये भी एक तरीका है कि फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन कंट्री है वो अपने पैसे को रेज कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियन डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनी के द्वारा इसको यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि फॉरेन कंपनी क्या चाहती है, फंड्स को रेज करना। कहाँ से जाती है? इंडियन स्टॉक मार्केट से, ठीक है। इट्स अलाउ द इंडियन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनी विदाउट द कॉम्प्लेक्स। वही बातें आ रही है बार बार, समझ पा रहे, बट क्राइटेरिया यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि जो आईडीआर है वो इशू किया, अब की बार आईडीआर कौन इशू करेगी? बाय द फॉरेन कंपनीज लुकिंग टू द रेज द कैपिटल इन इंडिया, ठीक है। क्रिएट कौन करेगी? इंडियन स्टॉक एक्सचेंज करेगी, ठीक है। हम जिसे हम एनएससी कह सकते हैं, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया, 2 इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है आईडीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ गया भाई, ये रहा। इंडिया के अंदर ये डिपॉजिटरी 2 पॉइंट्स है, इनको आप याद रखना, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी सिस्टम एंड द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ओके, यहाँ पर क्या है, फॉरेन कंट्री अपने पैसे को रेज कर सकती है। ओके, डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या रहने वाली है, जैसे कि जस्ट लाइक द एडीआर एंड द जीडीआर, सेम एज इट इज इसमें होने वाले हैं, ठीक है। इसकी समरी में बताऊंगी, ठीक है। ओके, ईसीबी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या होता है कि जब लोन लिया जाता है, इंडियन कंपनी बोरो द मनी, बोरो करती है फ्रॉम द फॉरेन लैंडर्स, जो फॉरेन। अब देखो ये तो शेयर्स के अंदर डीलिंग हो रही थी, कई बार ऐसा होता है कि हमें बोरोइंग्स की भी जरूरत पड़ सकती है, हम लोन भी ले सकते हैं। सो जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन कंपनी को लोन देंगे, ठीक है। और क्या वो लोन ऐसे ही दे देंगे? नहीं, इसी भी एक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक नाम दे, जैसे कि एडीआर जीडीआर इनका दिया जाता है आईडीआर का, सेम इसी तरीके से इसको है। और ये जो लोन है हेल्प करेगा कंपनी को कि लार्ज एरिया पर क्या कर सकता है, वो अपने इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब हम किसी फॉरेन कंट्री से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पर कैपिटल इंसेंटिव देश है वो, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर लेबर इंटेंसिव है, हमारे इंडिया के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा सस्ती है, वहाँ पर फॉरेन कंट्री के अंदर कैपिटल बहुत ज़्यादा सस्ती है। सो हमें जो इंटरेस्ट है वो भी लोअर पे करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। सो वो क्या करने वाले हैं, डोमेस्टिक लेवल पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अच्छा, एक बात आपको बतानी थी, जो कि एक बात बतानी थी, एक बात बतानी थी। क्या यहाँ पर जितना पैसा इनके पास इकट्ठा हुआ है डॉलर में, क्या ये सेम इतना ही पैसा एज इट इज चला जाएगा? नहीं, क्योंकि जितना भी खर्चा पानी हुआ है इन दोनों बैंक्स का, ठीक है, वो कट करके फिर फाइनली मीन्स की जितनी भी फॉर्मेलिटीज करने से उनका पैसा यूज हुआ है, जितनी भी ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है, इन सभी को वो कॉस्ट को कट करके फिर वो पैसा इस कंपनी के पास भेजेगा। ये नहीं है कि जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो सारा का सारा उसको दे देगा, नहीं। समझ पा रहे हैं? आई होप ये जो एडीआर है, जीडीआर है, ईसीबी है, इनके बारे में आपको पता लग गया होगा। देखो यहाँ पे कैसे ईसीबी वर्क करता है। लोन एग्रीमेंट होता है, जो इंडियन कंपनी है वो एक एग्रीमेंट में एंटर होती है कि जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स हैं
वो अपना पैसा फॉरेन बैंक्स में डिपॉजिट कराएंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट करवाएंगे, फिर वो डायरेक्ट आपकी फॉरेन कंपनी के पास आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बोरिंग एग्रीमेंट होते हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल होना चाहिए, मीन्स की जो भी किसी भी कंपनी को बोरोइंग्स लेनी है, मीन्स की भारत उधार ले रहा है, भारतीय कंपनी उधार ले रही है, सो उसको भारत के जो रेगुलेटरी सिस्टम उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, उससे उसको क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर वो अप्रूवल कर देता है आरबीआई, सो आप इजिली बोरोइंग कर सकते हैं, अगर मना कर दिया तो नहीं कर सकते। फंड का आप इजिली यूटिलाइज कर सकते हैं, जो भी पैसा आप रेज करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप रिपेमेंट करेंगे लोन की विद इंटरेस्ट, जैसे भी टाइम पीरियड आपने सेट किया है। क्लियर है? चलिए, तो इनकी एक बेसिक लाइन बता दूं कि किसका क्या कुछ है। एडीआर जो है अलाउ करता है कंपनीज को ट्रेड करने के लिए शेयर्स ऑन द यूएसए स्टॉक एक्सचेंज। एडीआर स्पेशली अमेरिका के लिए, ग्लोबल स्पेशली आप मल्टीपल जो है नेशनल इंटरनेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर डील करते हैं। ईसीबी का मतलब क्या है कि जो इंडियन कंपनी है वो बोरोइंग करती है पैसे को, फॉरेन लैंडर्स क्या करते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक लोअर इंटरेस्ट रेट होता है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज आपकी कैपिटल इंटेंसिव होती है एज कंपेयर टू देयर इज इंडिया। ओके, आईडीआर के बारे में बात की जाए तो आईडीआर में क्या है कि फॉरेन कंपनीज क्या है, पैसे को रेज करती है फ्रॉम द इंडिया से। क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये सभी तरीके हैं पैसे को अरेंज करना। डिपॉजिटरी सिस्टम इस तरीके से मदद करती है। कंप्लीट डिपॉजिटरी सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, विद नोट्स आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड इन इनके पीडीएफ लेने के लिए ₹9 आपको पे करने होंगे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो आप टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे कैसे आप इन पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए दी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बच्चों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया, सो उम्मीद करेंगे कि बाकी सभी बच्चों को भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो।